स्टूडेंट्स, हमारे पास मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 1 पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट ये है कि 10x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 होल रेज टू पावर 9 इंटू 2x माइनस 3 dx आप इसकी इंटीग्रेशन करें। तो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन के लिए आपने सबसे पहले सॉल्व लिखा और आपने पहले स्टेप में अमाउंट वैसे ही लिख ली। अब अगले स्टेप में आप ये करेंगे, आप कांस्टेंट को इंटीग्रल के बाहर ले जाएं। तो मैं 10 को उठा के इंटीग्रल बाहर ले आया और अंदर मेरे पास क्या बचा? अंदर मेरे पास बचा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 होल रेज टू पावर 9 और आगे है 2x माइनस 3 dx। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, ये मेरे पास एक फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अगर ये एक फंक्शन है इस तरह से कि इसकी पावर कोई n9 है, अगर आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद हो, अगर फंक्शन की पावर n हो और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो फंक्शन की पावर में एक इजाफा हो जाता है और वो इजाफे समेत जो नई वैल्यू बचती है उसी से हम डिवाइड कर देते हैं। तो अब स्टूडेंट्स ये देखिए, फंक्शन तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। मैं इसको रफ में चेक कर लेता हूं कि इसका डेरिवेटिव क्या है। मैंने रफ के लिए रकम लिख ली, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अब ये देखिए, मैं हर एक का डेरिवेटिव अलग अलग करता हूं। तो यहां पर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर निकल आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 4 का डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, पावर रूल के मुताबिक 2x माइनस 3, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 और अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहाँ पर बच गया 2x माइनस 3 1 3 और 2x माइनस 3 हमारे पास आगे मौजूद है। इसका मतलब है मैं फर्स्ट रूल लगा सकता हूँ। लिहाजा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं फर्स्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ। बाय फर्स्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के पहले कानून के मुताबिक आपने ये लिख दिया। इंटीग्रेशन के पहले कानून के मुताबिक क्या होगा? इंटीग्रेशन के पहले कानून के मुताबिक फंक्शन की पावर में एक इजाफा हो जाएगा। बाहर वाला 10 वैसे का वैसे ही रहेगा, अंदर वाले फंक्शन यानी कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इस मुकम्मल की पावर में एक इजाफा हो जाएगा। स्टूडेंट्स, पहले पावर क्या है? वो तो 9 है। जब एक इजाफा हो जाएगा 9 जमा 1 10 बन जाएगा और यही वाला 10 बटे के नीचे आएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। स्टूडेंट्स, लिहाजा यहां पर 10 से कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बच गया? हमारे पास वह आंसर आया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 होल रेज टू पावर 10 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट है कि साइन इनवर्स ऑफ x ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx। वो आपसे कहता है कि इसको इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करने के लिए स्टूडेंट्स पहले स्टेप में सॉल्व लिख के आपने इक्वल लगा दिया और रकम वैसे की वैसे ही लिख दी। अब उसके बाद आगे आ जाए। आगे ये देखिए, आपने लिख दिया साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x और इस स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर को मैं यूं लिख लेता हूं 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx। स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया? मैंने इस स्टेप में ये किया है कि जो बटे के स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर था, इसको मैंने 1 लिखकर उसके बटे के नीचे लिख दिया, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ x 1 जा साइन इनवर्स ऑफ x वैसे का वैसे ही आ जाएगा और ये रकम बटे के नीचे ही रहेगी। लिहाजा इस तरह लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या करूंगा? अब मैं ये जानता हूं कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है और वो आगे पड़ा हुआ है। अब आप ये देखिए कि अगर साइन इनवर्स ऑफ x है, जबकि इसके मुकम्मल की पावर तो 1 है, इसकी होल पावर 1 है, अगर एक फंक्शन की पावर n हो और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो फंक्शन की पावर में एक इजाफा हो जाता है और वही n प्लस 1 बटे के नीचे भी आता है। लिहाजा यहां पर मैं रूल नंबर 1 लगा रहा हूं। बाय फर्स्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के पहले कानून के मुताबिक
अब स्टूडेंट्स ये देखिए इंटीग्रेशन के पहले कानून के मुताबिक फंक्शन की पावर में, तो यहां पर फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, लिहाजा मैंने यहां पर लिखा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, जिसकी पहले पावर 1 थी, अब वो बढ़कर एक इजाफा हो जाएगा, तो 1 + 1 2 आ जाएगा, बटे के नीचे भी 2 आएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। और यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट ये है, वो कहता है कि इंटेग्रल ऑफ x - 1 ओवर बटे के नीचे है x² - 2x + 3 ऑफ dx। अब वो कहता है इसको इंटीग्रेट करें। अब स्टूडेंट्स इंटीग्रेट करने के लिए पहले स्टेप में आपने सॉल्व लिख के इक्वल लगाना और रकम वैसे की वैसे ही लिख देनी है। अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप में आपके नीचे देखिए रकम है हमारे पास x² - 2x + 3 और ऊपर क्या है, ऊपर है x - 1 dx। अब स्टूडेंट्स ये देखिए नीचे है x² - 2x + 3। स्टूडेंट्स नीचे वाले फंक्शन की पावर 1 है, नीचे वाले फंक्शन की पावर 1 है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव ऊपर बन जाए तो रूल नंबर 2 लग जाएगा। तो पहले मैं देखता हूं नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। तो मैंने डेरिवेटिव जानने के लिए रफ साइड पे मैं आया और मैंने लिख लिया x² - 2x + 3। तो मैंने अगले स्टेप में हर एक का डेरिवेटिव अलग अलग कर लिया। x² का अलग, -2 कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया, x का डेरिवेटिव अलग और 3 कांस्टेंट का डेरिवेटिव अलग लिख लिया। x² का डेरिवेटिव पावर रूल लगा 2x आ जाएगा, -2 बाहर, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 और 3 का डेरिवेटिव तो 0 है। अब स्टूडेंट्स आप ये देखिए यहां पर 2x - 2 बन रहा है, 2x - 2 बन रहा है। आप गौर करें तो इसमें 2 कॉमन है, यानी कि हमारे पास डेरिवेटिव आना चाहिए 2 × x - 1। और जबकि हमारे पास जो ऊपर बटे के ऊपर रकम है उसमें x - 1 है और किस चीज की कमी है, 2 की कमी है। लिहाजा मैं अगर यहां पर 2 ले आऊं तो मेरे पास नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स उस 2 की कमी को पूरा करने के लिए मैंने 2 से डिवाइड भी कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब देखिए नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, लिहाजा अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर लिख लेता हूं बाय सेकंड रूल ऑफ इंटीग्रेशन, बाय सेकंड रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां पर क्या होता है, सेकंड रूल ऑफ इंटीग्रेशन के मुताबिक अगर नीचे फंक्शन की पावर 1 हो, ऊपर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, तो जवाब आता है नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स मैं यही करने लगा हूं, 1/2 तो बाहर है, इसको वैसे ही रहने दिया। जवाब क्या लिखूंगा, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, फंक्शन बटे के नीचे वाला, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन x² - 2x + 3 नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो स्टूडेंट्स यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की इंटीग्रेशन है कि cos² ऑफ x की इंटीग्रेशन बताएं। अब आप जानते हैं कि cos² x की आपको इंटीग्रेशन मालूम नहीं है, ये हम लोगों ने बेसिक फार्मूला में नहीं पढ़ी थी, बल्कि हम यहाँ पर फंडामेंटल आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स आप फंडामेंटल आइडेंटिटी पढ़कर आए हैं फर्स्ट ईयर में, वहाँ पर आपने ये रिजल्ट जानना था कि 1 + cot² थीटा बराबर होता है cosecant² थीटा के। तो स्टूडेंट्स वहाँ से cot² थीटा की मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, cot² थीटा बराबर है cosecant² थीटा प्लस 1 था, यहां पर आकर वो -1 हो जाएगा। लिहाजा cot² थीटा की जगह पर ये वाली वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, यहां पर आ जाएगा cosecant² x - 1 cot² x की जगह पर आ जाएगा cosecant² x ऑफ एंगल -1 और एंगल -1 और आगे dx वैसे का वैसे ही। स्टूडेंट्स ये आपने वजह बता दी। अब दोनों को की इंटीग्रेशन अलग अलग करने लगा हूं। यहां पर देखिए cosecant² ऑफ x dx अलग हो जाएगा और 1 dx अलग हो जाएगा। अब cosecant² की इंटीग्रेशन आप जानते हैं, cosecant² की इंटीग्रेशन होती है -cot x, जबकि 1 की इंटीग्रेशन होती है x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है।